9 देवियां और 9 ग्रह, क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? कि 9 ग्रहों से एग्जैक्टली वही 9 शक्तियां ही हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, फिर 9वीं तिथि आती है। तो वो तिथियां कुछ नहीं है, ल्यूनर डेट है। तो पावर ऑफ मून ऑन शरद पूर्णिमा, इसका महत्व कितना है? मदर के पास जब भी कोई जाता है तो मदर ऑलवेज गिव समथिंग टू ईट। चंद्रमा मीन्स फूड, खाना, सुख, घर, परिवार। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होता है, और चंद्रमा अगर बिगड़ जाए तो यही दोनों चीजें अपोजिट हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण और सूर्य की उपासना का वैदिक ज्योतिष में कितना प्रभाव है, कितना महत्व है? कुछ ऐसी जगह है जहाँ 1-1 महीने तक सूरज नहीं दिखता है जी। वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है सूर्य को नहीं देखने की बजाय। कनाडा में भी बहुत सी जगह हैं। तो ग्रहण में आप देखेंगे कि जानवर तक जो है, बंदर जो इतना उत्पात मचाते हैं वो भी शांत होकर बैठ जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय। चिड़िया जो है चहचहाना छोड़ देती हैं, क्योंकि सारा जो जीवन जो थ्राइव कर रहा है वो सब सूर्य ही है। शनि ग्रह के ऊपर बहुत सारी बातें लोग करते हैं। अगर हम शनि के न्याय की बात करें तो शनि अपना न्याय कैसे करता है? महादशा और कंटक दशा एक ट्रांजिट है शनि का। शनि कौन सी राशि में गोचर कर रहा है कि जैसे एक घटना हुई दिल्ली में भी, निर्भया कांड हुआ और उसमें वो लड़की की जान गई। तो ये घटना घट गई, फिर उसके बाद में बड़ा उपद्रव हुआ पूरे कंट्री में, बड़े प्रोटेस्ट हुए और मुकदमा चला उन लोगों के ऊपर। ठीक अगर आप काउंट करें 12 से 2020, ठीक 8 साल बाद 2020 में कि शनि जब आया वहाँ पे जो क्राइम घटना हुई थी उसमें आकर के उसने जस्टिस कर दी। उन्होंने हत्या करी तो इनको भी मतलब 8 साल बाद 8 साल बाद शनि जब उसी नक्षत्र में आया तो उनको फांसी की सजा हो गई। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। ये एग्जाम्पल्स मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होंगे, और बड़े रियल लाइफ हर जगह पे अगर ठीक से आप देखोगे तो बार बार दिखेगा, और यहाँ ही से आया कि शनि न्याय करता है। नवरात्र के ऊपर भी मेरा आपका एक सवाल है कि ये जो नवरात्र है, 9 देवियां और 9 ग्रह, क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? वो 9 शक्तियां ही हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ जो बोला गया है कि जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, प्रकृति और पुरुष, यही चीज माना गया है। अपने यहाँ जब कभी भी नवरात्रि, आप पूरा ये वर्ड से आप देखिए, खाली शब्द को देखिए, नवरात्रि, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 9 डेज, हम बात करें नवरात्रि। तो 24 घंटे का दिन है, उसमें 2 हाफ कर दें अगर, 12 घंटे सूर्य के और 12 घंटे चंद्रमा के। एग्जिस्टेंस के अंदर सब कुछ इक्वल है, इक्वल डिवीजन है। 12 घंटे मैस्कुलाइन एनर्जी के हैं, 12 घंटे फेमिनाइन एस्पेक्ट के हैं। तो जो सूर्य है वो यूनिवर्सल फादर है, चंद्रमा यूनिवर्सल मदर है। तो अभी जैसे हमने पितरों की बात करी, तो ठीक पितृपक्ष के बाद हम किसकी पूजा कर रहे हैं? मातृ पूजा कर रहे हैं। पहले पितृ फिर मातृ। तो इसको ऐसा थोड़ा समझ लें कि इसका क्यों इस तरीके से सीक्वेंस है। तो जैसे ही इस शब्द से ही क्लियर है, नवरात्रि जब हमको दिन में पूजा करनी है तो इट मे बी रिलेटेड टू द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, और डिवाइन फेमिनाइन जो है, देवी की जो उपासना है वो आफ्टर सनसेट होती है। क्योंकि चंद्रमा में भी वर्ड में माँ आता है लास्ट में, डिवाइन मदर, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन। तो उसी तरीके से जो शक्तियां, क्योंकि जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं ये क्षेत्र शक्तियों का क्षेत्र है। शिव है और शक्ति है। शिव के अंदर से अगर ई की मात्रा हट जाए तो वो शव हो जाएगा। तो सारा खेल शक्ति का ही है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है, तो ये जो सारे 9 ग्रह हैं, यही तो हमको नचा रहे, 9 शक्तियां हैं बिल्कुल, जिनके पास में आदमी नाच रहा है। तो वो जो 9 ग्रह हैं वो एग्जैक्टली वही 9 शक्तियां हैं जिनकी हम वर्शिप कर रहे हैं। एक शक्ति जो है सूर्य से जुड़ी है, एक चंद्रमा की है, जिसमें वर्ड आता है ना स्कंद माता, माता आ गया। फिर एक बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। फिर उसी तरीके से फाइनली जो आता है नवदुर्गा, फाइनल डे में 9th, तो वो पूरे के पूरे उसके जो पूरा फुल फॉर्म है शक्ति का, उसमें जब आती है तो दुर्गा इज इनविंसिबल, दुर्गा इज ऑटोनमस। ऑटोनमस मतलब दुर्गा का कोई कंसर्ट नहीं है उसके साथ में। जैसे लक्ष्मी है तो नारायण है, दुर्गा का कोई पार्ट नहीं है कोई। वो पूरी कहानी जो है महिषासुर वाज ट्राइंग टू पोसेस दुर्गा, तो दुर्गा इज ऑटोनमस। तो वो जो मंगला शक्ति का जो फुल फॉर्म है वो सारे शस्त्रों के साथ में, वो जो है पूरा मैनिफेस्टेशन है डिवाइन फेमिनाइन का। ठीक है,
फिर इसके बाद में भी आगे जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पावर करके एक चैप्टर है, उसके अंदर की सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। बिल्कुल। तो उसमें करते करते ये बताया कि काफी सारा उसमें ज्ञान है, लेकिन उसमें शॉर्ट में अगर बताएं तो सारी शक्तियों की जो मूल प्रकृति माना गया वो महालक्ष्मी को माना गया। तो जो अल्टीमेट सोर्स है फेमिनाइन एनर्जी का। तो इसके अंदर बस ये है कि जो आपने प्रश्न कहा कि 9 ग्रहों से एग्जैक्टली वही 9 शक्तियां ही हैं, और इनमें महत्वपूर्ण चंद्रमा के फेसेस हैं, जो तिथि जिसे बोलते हैं। अच्छा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, फिर 9वीं तिथि आती है, ऐसे ही। तो वो तिथियां कुछ नहीं है, ल्यूनर डेट है, और ल्यूनर जहाँ आता है वहां पे चंद्रमा मतलब मातृ। तो जो भी शक्ति पूजा होती है वो आफ्टर सनसेट होती है, सूर्यास्त के बाद। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ या जो भी सब चीजें होती है तो दिन में करते हैं लोग, क्या ये दिन में आप करते हैं, ठीक है, लेकिन जितनी भी शक्ति पूजा है विशेष, जैसे लक्ष्मी की पूजा कही जाती है, हाँ, तो कि सनसेट के समय करे तो विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं कर सकते, करें दिन में, लेकिन कोई चीज जैसे मान लीजिए आप देखते हैं गुजरात में बड़ा उत्सव होता है, हाँ। तो वो दिन में नहीं होता है, रात में ही होता है। तो वो सब जो सबका महत्व है, जितना महत्वपूर्ण दिन है उतना ही रात है, जितना मैस्कुलाइन है उतना फेमिनाइन, दो 50-50। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज ज्यादा है कोई कम है। तो कुल मिला के ये है कि जो शक्ति पूजा है, जैसा आपका प्रश्न था, वो 9 ग्रहों से ही एग्जैक्टली जुड़ा हुआ है। तो 9 ग्रहों के जो स्वभाव कहे गए हैं, तो वो शक्तियों के अंदर उन्हीं की उपासना। हम ऑल टुगेदर अगर ऐसे समझ सकें कि 9 दिन में अगर कोई इंसान, अभी तो पितृपक्ष जाएगा, इसमें इंसान ने डिसिप्लिन किया, हम ऐसे भी इसको अगर देखें तो ये ट्रांजिशन ऑफ वेदर का भी टाइम है। आपने डिसिप्लिन इधर 15 दिन रखा, फिर 9 दिन आपने फिर डिसिप्लिन रखा, तो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं आप मानसिक, शारीरिक, हर तरह से अपने आप को आत्मबली भी बना रहे हैं। तो ये भी इसमें वैदिक सिद्धांत ऐसा है, इट इज नॉट लाइक वेस्टर्न एब्राहमिक कॉन्सेप्ट, ये एग्जिस्टेंशियल है। अस्तित्व ने जैसे जीवन को बनाया है, उन रूल्स को जानना, उनके हिसाब से रहना। अपने मन में कोई फितूर आया ऐसा नहीं कर लिया। यहाँ देखिए हर चीज जो जैसे इंग्लिश में क्या होता है, कोई महीना 28 दिन का है, कोई 31, जो मन मर्जी आए कर दो। हिंदी में यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ में पूरा नक्षत्र के हिसाब से जो साइडेरियल सिस्टम, जो वैदिक ज्योतिष में, वो एक्चुअल पोजीशन नक्षत्र की है। उसमें जब मून ट्रांजिट कर रहा है वहां से मंथ डिसाइडेड है जी। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया। तो वो जो एग्जिस्टेंशियल है, तो जैसे अगर आप ऐसे भी देखें कि साल के, जैसे मैंने कहा कि दिन के 2 हाफ कर दिए, 12 घंटे के हो गए। अगर हम साल के 2 हाफ कर दें 6-6 घंटे के, उसे ही हम बोलते हैं आयन। जैसे हम बोलते हैं ना, दक्षिणायन हो गया, उत्तरायण हो गया, तो वो भी 6-6 महीने के हैं। तो ये सब जो एग्जिस्टेंशियल एनर्जी का मूवमेंट है उसके हिसाब से ही है सारा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा ही नहीं बना दिया गया। जैसे नवरात्रि आएगा तो वो ल्यूनर डेट है, तिथि जिसे हम बोलते हैं। तो अपने आप पंचांग जब देखते हैं तो 5 ही चीजें महत्वपूर्ण है। उसमें तिथि है, वार है, नक्षत्र है, फिर योग है और करण है, ये पंचांग है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि, वार और नक्षत्र है। 3 चीजें हैं कि दिन कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था और तिथि। तो तिथि इज नथिंग, इसे चंद्रमा की सूर्य के साथ में, चंद्रमा सूर्य जब एक साथ आ गए तो 0 डिग्री, उससे एक आगे चला तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे चलेगा इस तरीके से। तो वो सब जैसे सन और मून के जो मोशन है उसके हिसाब से। आपने मून की बात करी तो अभी पूर्णिमा आ रही है, शायद शरद पूर्णिमा पड़ती है या जो भी है, इसमें मून की पावर कैसे मैनिफेस्ट होती है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? शरद पूर्णिमा को बड़ा विस्तृत इसका विवरण है। इसको जब हम वृंदावन की बात करते हैं तो कहा जाता है महारास हुआ था, या उस टाइम अमृत वर्षा की भी हम बात करते हैं। तो पावर ऑफ मून ऑन शरद पूर्णिमा, इसका महत्व कितना है? इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पूर्णिमा किसी विशेष नक्षत्र में होती है उसके हिसाब से ही उनको पूरा नक्षत्रों का, पूरी उसमें बहुत सारा ज्ञान है नक्षत्रों का। तो इसमें जैसे आपने कहा कि पावर मून की बात कही, तो आप देखेंगे शरद पूर्णिमा पे आप जो मून होता है वो ज्यादा ब्राइट दिखता है, बहुत इंटेंस दिखता है। तो सबसे पहली चीज है, तो उसमें कई सारे विधान लोग ऐसा भी करते हैं कि खीर रखते हैं, फिर वो उसमें मानते हैं कि वो अमृत आ जाएगा उसमें,
तो पहली चीज देखिए कि चंद्रमा से हमको मिलता क्या है, सूर्य से क्या मिलता है। तो चंद्रमा को जैसे कि आपने जोड़ा गया है मदर एनर्जी से। चंद्रमा मीन्स नरिशमेंट, जो आपके जीवन में पोषण है वो सब किधर से आता है, आपके मदर से। ठीक है, तो चंद्रमा का जो पूरा जो एनर्जी है वो किसी तरीके की, जैसे अपने यहाँ कहा गया ना पुष्य नक्षत्र है जिसकी एनर्जी है हील करने की, उसी तरीके से किसी विशेष नक्षत्र में जब ये प्रभाव आता है तो चंद्रमा की जो इंटेंसिटी है वो सारे पूर्णिमाओं में उसमें कुछ विशेष ज्यादा ल्यूमिनस दिखता है चंद्रमा जी। तो वो जो आपने बोला ना कि रास हुआ था, चंद्रमा अवतरण ही, चंद्रमा के अवतार हैं कृष्ण भगवान का जन्म रात में 12 बजे हुआ। जैसे कहते हैं राम सूर्य हैं, दिन में 12 बजे आए जी, कृष्ण आए रात में। ठीक है, और चंद्रमा उनकी कुंडली में दिखाया जाता है कि भाई उच्च का चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र में आए। तो जो भी चीजें, चंद्रमा का संबंध जीवन के सारे तरीके के सुख से है, कंफर्ट से है, नरिशमेंट से है, फूड से है। अब मदर के पास जब भी कोई जाता है तो मदर ऑलवेज गिव समथिंग टू ईट। चंद्रमा मीन्स फूड, खाना, सुख, घर, परिवार, ये सब चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको मानसिक और शारीरिक सुख कुंडली में अगर अच्छा हो तो प्राप्त होता है जी। और चंद्रमा अगर बिगड़ जाए तो यही दोनों चीजें अपोजिट हो जाती हैं। तो चंद्रमा की जब भी स्थिति बेहतर होती है तो अपने यहाँ जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना, उच्च और नीच, कोई ग्रह उच्च का है, कोई नीच का है, फिर कोई स्वराशिस्त है, ऐसा है। तो चंद्रमा की जो उच्चस्थ राशि कही गई वो वृषभ राशि है। अच्छा, उसका संबंध वृषभ राशि के अंदर स्थिर राशि है। क्यों चंद्रमा को स्थिर राशि में ही शुभ माना गया? क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है। चंद्रमा खराब हो जाए तो आदमी मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। तो स्थिर राशि में चंद्रमा को उच्च माना गया और उसको धन समृद्धि से जोड़ा गया हर तरीके से। तो जो आप शरद पूर्णिमा बोल रहे हैं वो बस ऐसे समझ लीजिए कि उस समय जो मून की एक विशेष स्थिति होती है जो बहुत ज्यादा वाइटल है हमारे लिए, नरिशमेंट को देने वाली है, पोषण को देने वाली है, ऐसा मान्यता है। तो इसीलिए और ये जो अमृत वर्षा का कॉन्सेप्ट है जो वो यही अमृत वर्षा की जो लाइफ गिविंग है। आप उस समय कुछ विशेष लैंगिट्यूड पे जब चंद्रमा होता है तो वो जीवनदायी है। बड़ा आपके जीवन में किसी तरीके के एक तरीके का अमृत, मतलब वो इलिक्सर, जैसे कोई चीज ऐसी है जो आपको किसी तरीके से व्याधियों से मुक्त कर सकती है। तो उस सारी चीजों का कॉन्सेप्ट है। सर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा कई बार नीचस्थ होता है या वो खराब कुछ फल दे रहा है, तो बड़ी सारी रेमेडीज लोगों को फॉलो करने को कही जाती हैं बाय रिस्पेक्टिव पीपल कि आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए या चांदी के पात्र में आप खाना खाइए या चंद्रमा को अर्घ दीजिए, कोई स्पेसिफिक तिथियों में अर्घ दीजिए। तो क्या ये रेमेडीज अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है या ग्रहण में है तो उसके लिए काम करती हैं? हाँ, करती हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। ओके, ठीक है। कोई भी चीज एकदम से आपने चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू किया तो जो आपके शरीर में, मन में, आत्मा में जो भी डिफिशियंसी है वो एकदम से खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ थोड़ा शांति जरूर मिलेगी। जैसे कुंडली में जैसे किसी का बहुत ज्यादा मंगल का भी इशू रहता है तो चांदी का प्रयोग करने से थोड़ा आराम जरूर मिलता है। और वैसे भी चांदी अपने आप में एक ऐसी मेटल है जो एंटी बैक्टीरियल है और दुनिया भर की इसकी क्वालिटीज हैं। तो चांदी में ग्लास में पानी पीना कुछ कहीं पे थोड़ा आपको रिलैक्स दे सकता है, लेकिन आप ये कहें कि एकदम से वो समस्या कोई आ रही है, क्योंकि प्लैनेट सिर्फ जैसे आप जब एक टर्म यूज करते हैं चंद्रमा खराब है और अच्छा है, इसको पहले समझ लें कि ये है क्या। ज्योतिष जो है वो विधान है आपके कर्मों का, और प्लैनेट अपनी जब उसका जन्म हुआ उस समय उसकी स्थिति ग्रह की कैसी थी अकॉर्डिंग टू ज्योतिष के हिसाब से कि वो अच्छा था, मुदित था या खराब स्थिति में था, उससे आपका कर्म बस पता चलता है, वो इंडिकेट करता है। तो चंद्रमा अगर किसी तरीके से डिस्टर्ब है तो चंद्रमा को मदर से जोड़ा गया है, उसको कोई जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम उसके मदर से चली आ रही है ना, तो चंद्रमा को जैसे मन से जोड़ा गया है तो वो व्यक्ति
का माइंड से अपने यहाँ 3 तरीके के बल गए हैं। शरीर का बल है, मनोबल है और आत्मबल है। तो कोई व्यक्ति शरीर से बली है पर मनोबली नहीं है। चंद्रमा मीन्स योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो वो सब डिफिशिएंसी कहीं ना कहीं दिखती है जन्म से, प्लैनेट इंडिकेट करता है उसको। तो कुछ भी जो समस्या आ रही होती है, जैसा आपने शरीर माता पिता से लिया है, वो सब आपके कर्म के एक कार्मिक पैटर्न को प्लैनेट जरूर दिखाता है जी। पर लेकिन आप ये कहें कि आप किसी तरीके के इस तरीके के उपाय से उसको एकदम खत्म कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कुछ ना कुछ शांति जरूर मिल सकती है, कुछ बेटरमेंट फील हो सकता है, सबका प्रभाव है। सर ऐसा कहा जाता है कई बार कि अगर चंद्रमा खराब है तो कहीं ना कहीं माँ की सेवा करिए, सूर्य गड़बड़ है तो पिता की सेवा करिए। ये सब भी करने का कुछ इम्पैक्ट, कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है? यस, जरूर है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्लैनेट इंडिकेट करता है आपके कर्मों के बारे में, आप किस तरीके का कर्म लेके आए हैं। तो ज्योतिष कहते हैं आपके कई पीछे जन्म हुए हैं और इस जन्म के बाद आगे भी होंगे जी। तो जैसे आपने कर्म किए थे उस हिसाब से आपको माता पिता मिले, उस हिसाब से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मिला, कुछ खराब मिला। तो जो आपके जीवन में खराब है उसको इम्प्रूव आप अपने कर्म से ही कर सकते हैं जी। तो अगर चंद्रमा खराब आया है तो ये इंडिकेशन है कि प्रीवियस बर्थ में आपके कुछ ऋण थे आपकी मदर से जो फुलफिल नहीं हुए, तो इस जन्म में आप उनकी सेवा करके वो ऋण तो आपके ऊपर रहा ही है, उसको उतारेंगे तो आप उस कर्म बंधन से मुक्त होंगे। यही पूरा वैदिक तो यही मानता है कि आपके जो भी कर्म हैं उनका ही परिणाम है, किसी और किसी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि कोई व्यक्ति को जन्म से वो चांदी का चम्मच लेके आता है, कोई आदमी स्ट्रगल करते रहता है। तो कुल मिला के बस यही है कि इसका एक सिद्धांत यही है कि कोई प्रीवियस कर्म जरूर है, उसको जरूर हर आदमी चाहेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, तो उन कर्मों से कैसे उनकी सेवा करके या वो जो आपके कार्मिक ऋण है, ये बिल्कुल सही बात है। सर अब इसके बाद चंद्र ग्रहण के बाद आ रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और सूर्य की उपासना का वैदिक ज्योतिष में कितना प्रभाव है, कितना महत्व है? पहले सूर्य ग्रहण अलग देख लेते हैं और वैदिक में क्या महत्व है वो फिर अलग बात करेंगे। सूर्य ग्रहण से जैसा कि जो कुछ भी लाइफ फोर्स आ रहा है सब सूर्य है। हम ये कह सकते हैं सूर्य एक कॉस्मिक पावर हाउस है, यहाँ से सब जुड़ा हुआ है, सारी वाइटलिटी फोर्स सब उधर से आ रहा है। अगर उसकी इंटेंसिटी जो इधर आ रही है वो जरा भी कम होती है या उसका प्रभाव कम होता है तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। जैसे आप देखें कि उन जगहों पे प्लैनेट पे जो लोग रह रहे हैं, कोई कुछ ऐसी जगह है जहाँ 1-1 महीने तक सूरज नहीं दिखता है जी। वहां पे लोग ये कहते हैं कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है सूर्य को नहीं देखने की बजाय। कनाडा में भी बहुत सी जगह हैं या और भी दूसरी जगह हैं जहाँ पे सूर्य जब नहीं दिखता है तो लोग वहां पे बहुत लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं। उसी तरीके से जब ग्रहण होता है तो ग्रहण में आप देखेंगे कि जानवर तक जो है, बंदर जो इतना उत्पात मचाते हैं वो भी शांत होकर बैठ जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय। चिड़ियां जो हैं चहचहाना छोड़ देती हैं। कुछ तो मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि सारा जो जीवन जो थ्राइव कर रहा है वो सब सूर्य ही है। तो ग्रहण का मतलब बस यही है एक सेंस के अंदर कि जब उसकी एनर्जी जो सूर्य व्यवस्था का कारक है जब वो अनुपस्थित होता है तो सब कुछ एकदम से जैसे रुक सा जाता है, वही ग्रहण है। और सूर्य के साथ एक चीज और है, जैसे जो ज्योतिष जो है ना एक तरीके की एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, भाषा है ज्योतिष। जैसे सूर्य आपका होराइजन पे आपको दिख रहा है तो वो हमारे और आपकी जैसी भाषा नहीं बोल रहा है, पर वो एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। सूर्य क्या दे रहा है? सूर्य जब आएगा होराइजन पे तो उसके बैकग्राउंड में कोई नहीं है, वो अकेला है। वो बोल रहा है कि आई लव टू थ्राइव इन अलोननेस, अपनी भाषा में ऐसा बोल रहा है, आपको समझना है। उसी तरीके से सूर्य के साथ एक चीज जुड़ी है कि हमेशा जब सनराइज होगा तो सनसेट जरूर होता है। बिल्कुल। तो सूर्य का एक प्रॉमिस है कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं फिर आऊंगा वापस। तो सूर्य के साथ हमेशा एक फिनोमेना जुड़ा हुआ है कि रिटर्न ऑफ लाइट। लाइट थोड़ी देर के लिए जाती है फिर वो वापस आता है। ये सूर्य की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है जो अपने यहाँ सारे नक्षत्र हैं, उसमें पुनर्वसु से इसको जोड़ा गया। तो पुनर्वसु विष्णु भगवान का एक नाम है जो सोलर डिएटी है। राम का जन्म पुनर्वसु में हुआ। राम के जीवन में सब कुछ चला गया, राजपाट और सब चला गया, फिर वो वापस रीगेन किया। तो रिटर्न ऑफ लाइट को दिखाता है। ठीक है। तो जब ग्रहण होता है
तो लाइट जाती है, थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट धरती और सूरज के बीच में, मून समझ लीजिए, मून आ जाता है, तो सन की जो वाइटल एनर्जी हटती है, तो उसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति से सब बैलेंस रहता है। तो ग्रहण का ये महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है। सूर्य का नहीं हटना एक तरीके से आत्मा की मृत्यु को दिखाता है। सनसेट भी उसी चीज का प्रतीक है। डूबता हुआ सूर्य कहते हैं नहीं देखना है। तो जो आत्मा सनसेट, तो सर सनसेट पॉइंट हर जगह देखने लोग जाते हैं, सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, ये सब आजकल की देन है अभी, क्योंकि हाँ बहुत से लोगों को मैंने सुना है सनसेट देख रहे हैं, जो अपने यहाँ हमेशा पूरा वैदिक सिद्धांत तो सूर्य के ऊपर ही केंद्रित है, प्रकाश के ऊपर केंद्रित है। कुछ ऐसे धर्म भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिधर सनसेट होता है उधर फेस करके वर्शिप करते हैं, पर पूरा वैदिक सिस्टम उधर फेस करके वर्शिप करता है जिधर सनराइज होता है। क्योंकि हमारे वैदिक सिस्टम में सबसे बड़ी एम्फेसिस प्रकाश और प्रकाश के सोर्स पे है, कि जहाँ से सारा प्रकाश आ रहा है। क्योंकि सुबह लोग उठते नहीं है तो सनराइज देख नहीं पाते हैं, सनसेट देखना उनके लिए इजी होता है, खूबसूरत होता है। और ये भी कहा जाता है, साइंटिफिक चीज़ों में मैंने कहीं पढ़ा है कि उगते और ढलते सूरज की जो इंफ्रारेड रेज हैं, दैट यू कैन एक्चुअली मैनेज, मतलब उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन में अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप नहीं देख सकते। खूबसूरत होता है मे बी शायद, लेकिन बहुत ट्रेंड में है। जितने भी बीचेस हैं उनमें एक सनराइज पॉइंट होता है, एक सनसेट पॉइंट होता है। सनराइज पे तो कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इतने अर्ली मॉर्निंग कोई उठ नहीं पाता, बस सनसेट में बहुत भीड़ होती है। तो आपके अकॉर्डिंग डूबते हुए सूरज को ना देखें वो बेहतर है। कहीं कि मैंने ये भी सुना है कि उस टाइम अर्घ भी देने का मतलब कुछ लोग बताते हैं, क्या उसका कुछ महत्व है? इसके अंदर एक चीज और, ऐसा नहीं है कि इधर बिहार में आपने देखा होगा हाँ, कि ये जो छठ पूजा होती है वो डूबते हुए सूर्य की होती है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ डूबते हुए सूर्य की होती है, पर ऐसा नहीं है कि हम अंधकार की उपासना कर रहे हैं जी। क्योंकि उगते हुए, जैसे कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, पर डूबते को, तो ये एक एम्फसिस इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य जा रहा है, अस्त हो रहा है, वो एक्चुअली एक तरीके की डाइंग अवस्था में है, कि वो सूर्य आत्मा का कारक है और वो जा रहा है। तो उसको वर्शिप करना, क्योंकि कोई आदमी डूबते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहता है, तो ये भी एक तरीके से उसके लिए ही एक ट्रिब्यूट है, सूर्य के लिए भी पूजा रखी गई। फिर उगिएगा और सबको प्रकाश। सूर्य का साथ हमेशा वही है कि रिटर्न ऑफ लाइट, कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊंगा। तो सूर्य के साथ रिपीटिशन, लाइट का जाना और आना। जहाँ तक सूर्य का विशेष जो वैदिक सिद्धांत जो है, वैदिक दर्शन जो है, उसके अंदर उसकी जो उपासना या उसको मानने का जो विशेष जो विधान है, उसके बारे में बस ये कहूँगा कि जो पूरा वैदिक सिद्धांत है, या भारत के जो 6 दर्शन है, षड दर्शन जिसे कहते हैं, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, है ना, तो वो इस तरीके से योग है, ये सब दर्शन है। जो 6 दर्शन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य को ही, प्रकाश को माना गया है, या प्रकाश की उपासना विशेष है। पूरा का पूरा जो अपने यहाँ दर्शन जो खड़ा हुआ है वैदिक सिद्धांत, वो 3 चीजें हैं, ब्रह्म सूत्र है और 10 उपनिषद हैं और भगवद गीता है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। अच्छा। जो भी भारतीय दर्शन के अंदर विद्वान हुए, आचार्य शंकर से लेकर के उनसे पहले या बाद में, सबने इन तीनों चीजों के ऊपर कोई ना कोई भाष्य जरूर लिखा है। और ये जो तीनों सिद्धांत हैं, ब्रह्म सूत्र शुरू होता है, पहला उसका वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से शुरू होता है कि जब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तो यहाँ से शुरू होता है। तो ब्रह्म का जो मतलब है वैदिक सिद्धांत में, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ही है। और जो पूरी विवेचना अगर आप देखें जो उपनिषद कर रहे हैं, वो चेतना या कॉन्शियसनेस के ऊपर ही सारा बिल्कुल है। तो ये जो सारा पूरा जो वैदिक सिद्धांत है, वो एक्चुअली प्रकाश की उपासना। आप इनसे अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी मंत्र हैं या जो इम्फोसिस है, जैसे मान लीजिए सबसे प्रधान जो मंत्र है, जिसको सभी जगह, जिसकी सबसे बड़ी महिमा गायत्री है। गायत्री के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सवित्र मतलब सूर्य, सविता
सूर्य। गीता के अंदर अगर देखें आप, गीता में 4थे अध्याय का जो पहला श्लोक है वो शुरू होता है, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। इसमें भगवान ने कहा कि ये योग मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने राजा इच्छवाक को दिया, जो सोलर डायनेस्टी है, राम भगवान का जो वंश है, उन्हीं के वंश में जो इच्छवाक, राजा इच्छवाक को दिया। फिर इच्छवाक ने ऋषियों को दिया, जो राज ऋषि होते हैं। फिर वो आम मासेस में लोगों के पास गया, एंड देन फाइनली इट इज लॉस्ट इन एंटिक्विटी, कहीं खो गया। द सेम योगा आई एम गिविंग बैक टू यू अर्जुन, मैं तुमको वही योग वापस दे रहा हूँ। उसके बाद एम्फेसिस भी दे रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो अर्जुन कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद विजानीयाम त्वादौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म अभी हुआ है, आप सूर्य को कैसे योग दे सकते हो? तब भगवान कहते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि नत्तम वेद परंतु। लेकिन यहाँ पे एम्फसिस क्या है सबसे ज्यादा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ये योग सूर्य को दिया, शनि को क्यों नहीं दे दिया? तो इसका मतलब एम्फसिस किधर है? योग मतलब सूर्य, कनेक्टिंग विद द सन। गायत्री इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट विद द सन। फिर अपने यहाँ मंत्र क्या आते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय। दर्शन मतलब प्रकाश का विज्ञान, प्रकाश देख सकने की क्षमता। ज्योतिष मतलब प्रकाश की विद्या। सब जगह क्या है? प्रकाश और चेतना की ही व्याख्या है। बिल्कुल। जो चेतना के ही विस्तार को ब्रह्म कहा गया है, प्रकाश जहाँ से सब आ रहा है। तो पूरा का पूरा वैदिक दर्शन एक्चुअली कनेक्शन जो है सूर्य का ही है। भगवान जो इतना बड़ा, जिसको कहा गया भगवान कृष्ण, जिसको कहा गया पूर्णावतार है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये योग सूर्य को दिया। वो इम्फोसिस इसी पे दे रहे हैं। जगह जगह गीता में भगवान ने कम से कम 120 या 140 बार गीता में योग शब्द यूज किया। और जब जब योग आ रहा है तो इसका मतलब फिर वही सूर्य की कनेक्टिविटी है। जो उदाहरण भी पूरे गीता में दिए जाते हैं, बार बार सूर्य से ही ज्ञान को कहा जाता है। कि जब सूर्य की बात आई, ज्ञान की बात आती है, नॉलेज इज ए सिनोनिम, या उसका रिप्लेस नॉलेज मतलब लाइट, ऐसा वैदिक सिद्धांत मानता है। तो चाहे वो योग हो जिसके अंदर अल्टीमेट जिस चीज को पाना है, जिस जो ऑब्जेक्टिव है, वो सूर्य ही है, प्रकाश है। ब्रह्म कुछ और नहीं है, प्रकाश। तो प्रकाश है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि जब पार्टिकल सबसे लास्ट एटम को आप तोड़ते हो तो लास्ट में सिर्फ प्रकाश ही बचता है। जैसे एटम बम जब फटा तो सिर्फ लाइट ही लाइट थी, बाकी कुछ नहीं दिखा, सुपरनोवा जिसे कहते हैं। तो जो इस पूरे अस्तित्व का जो आधार है वो प्रकाश ही है एक्चुअली। ठीक है। तो जो वैदिक सिद्धांत है या वैदिक विचारधारा है, जो पूरे भारतीय दर्शन है, योग है और सांख्य है, मीमांसा, जो भी है, सब वो ज्ञान की प्राप्ति को प्रकाश से जोड़ते हैं, चेतना के विस्तार को भी प्रकाश से जोड़ते हैं। बस दो ही चीज है, तमस है या प्रकाश है। तो पूरा इसीलिए उगता हुआ जो सूर्य है वो महत्वपूर्ण है। सूर्य का जाना शुभ नहीं है उस सेंस के अंदर। इसीलिए हमेशा से कहा गया है कि सूर्य की उपासना, सूर्य से पहले उठना, सूर्य को अर्घ देना, ये कोई आज की चीज नहीं, ये बहुत काल से ये परंपरा चली आ रही है लोगों के घरों में कि ये आपको करना है। और फॉर द सेम रीजन कि ये जो लाइट, ये जो सोल का इल्यूमिनेशन है, या जो भी कह सकते हैं जागरूकता है, वो इसी से हो सकती है, इसी से हो सकती है। और सूर्य है तो हम सब हैं, सोलर एनर्जी है जो हम फूड के फॉर्म में भी लेते हैं, कुछ नहीं है। और बहुत बढ़िया बात थी, लोगों को बड़ा इससे समझ में आएगा कि सूर्य कितना इम्पोर्टेंट है। आज के समय में हम लोग बंद कमरे में बैठे हुए हैं, पैक्ड हैं, एसी में बैठे हैं। देखिए लोगों को एंग्जाइटी बहुत हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, बहुत सारी समस्याएं, इम्यूनिटी लोगों की बहुत कमजोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सूर्य हमारे शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जिन लोगों को एंजाइटी के इश्यूज होते हैं या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो आफ्टर सनसेट बढ़ जाता है, बढ़ जाती है।
डे टाइम में इतना नहीं रहता है। ठंडियों में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, 4:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है इधर यूपी के बेल्ट में, तो आप देखिए बहुत ग्लूमी, बड़ा खराब सा लगता है, एक बड़ी मनहूसियत सी महसूस होती है। आप अगर देखें, जैसे सिंपल आप सोचिए, प्रकाश क्या करता है। प्रकाश की उपस्थिति, जैसे मान लीजिए कोई डार्क रूम में आप बैठे हैं, 4 आदमी, कोई आपको एक दूसरे को नहीं देख सकता, आपकी जो मर्जी आप कर दीजिए, और अगर प्रकाश होगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है कि आप यू हैव टू बी डिसिप्लिन, बिकॉज लाइट है, सब कोई आपको देख रहा है। डार्कनेस में कुछ भी, तो अंधकार के होने से केओटिक सिस्टम हो जाता है, पूरी लाइट व्यवस्था चली जाती है जीवन से। तो जो कुछ भी व्यवस्था है इस संसार में, वो प्रकाश की उपस्थिति की वजह से। सर, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बात करी ज्योतिष के बड़े अलग अलग पहलुओं पे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू जो लोगों को बहुत अफेक्ट करता है और लोग उसके बारे में बड़े संजीदा हो जाते हैं, वो है शनि। शनि ग्रह के ऊपर बहुत सारी बातें लोग करते हैं। अगर हम शनि के न्याय की बात करें तो शनि अपना न्याय कैसे करता है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और कोई ना कोई जो बात होती है उसके पीछे कोई सत्य होता है, पर वो सत्य थोड़ा परवर्टेड हो चुका होता है। शनि न्याय करता है, ये कॉमन बिलीफ है, पर ये कैसे, ज्योतिष से हम इसे कैसे देख सकते हैं, या ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज्योतिष के बारे में कुछ थोड़ा जान रहे हैं बेसिक, वो कैसे इसको देख सकते हैं। अगर शनि न्याय करता है तो क्यों है, और कैसे हम इसको देख सकते हैं कुंडलियों में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बताऊंगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। तो 2-3 टर्म जो यूज होते हैं, शनि की कंटक दशा, शनि की 7.5 और शनि की महादशा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। महादशा और कंटक दशा एक ट्रांजिट है शनि का, शनि कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, और महादशा तो नक्षत्र के हिसाब से जो आपकी महादशा चल रही है 19 साल की दशा होती है, 7.5 साल की होती है। कंटक दशा कह सकते हैं कि भाई अष्टम शनि जा रहा है राशि से, तो 2.5 साल रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांजिट हैं और जो इवेंट हुए हैं उनको हम देख करके इससे एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि शनि न्याय कैसे करता है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, जैसे शॉर्ट में बता दूं जिससे लोगों को जल्दी समझ में आए। तो जैसे अभी आप देखेंगे कि एक घटना घटी अभी दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था। सबको इसके बारे में पता है। बिल्कुल। ये घटना घटी 16 दिसंबर 2012 के आसपास। आई थिंक यही डेट थी, 16 दिसंबर 2012। तो अगर आप कोई इसकी रिसर्च करें तो उस दिन की अगर कुंडली डालें तो विकिपीडिया पे जैसा इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये घटना रात में हुई, कुछ 10 बजे के आसपास, 9 से 10 बजे के आसपास, 9:30 या 10 बजे के आसपास। अगर आप उस समय की दिल्ली की कुंडली डालें तो दिखाई देगा कि जब ये इवेंट हुआ तो श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा था। अच्छा। और शनि तुला राशि में था। चंद्रमा था मकर राशि में, शनि तुला राशि में। तो आपको ये कोई भी स्टूडेंट है ज्योतिष का वो देख सकता है इसको। तो ये इवेंट हो गया, श्रवण नक्षत्र था। तो ज्योतिष में मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जो भी कर्म आप करते हो, इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि जैसे एक घटना हुई दिल्ली में भी, निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 में हुआ। तो अगर हम उस समय की कुंडली डालें, रात में करीब 9, 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास एक घटना हुई और उसमें वो लड़की की जान गई। तो वो 4-5 लोग थे जिन्होंने ये क्राइम किया। ज्योतिष का एक सिद्धांत मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जो आप कर्म करते हो, कर्म विचार से जन्म लेता है। अगर उन्होंने इतना बड़ा एक हीनियस क्राइम किया तो उनको ये क्राइम करने के लिए पहले विचार आया, फिर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। अब वो जो कर्म हो गया अब उसका फल होगा। तो आप देखेंगे कि शनि उस समय तुला राशि में था और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में था। अच्छा। तो ये घटना घट गई। फिर उसके बाद में बड़ा उपद्रव हुआ पूरे कंट्री में, बड़े प्रोटेस्ट हुए और मुकदमा चला उन लोगों के ऊपर। और 2012 से लेकर के ठीक अगर आप काउंट करें 12 से 2020, तो यानी कि 8 साल बाद, ठीक 8 साल बाद 2020 में 23 मार्च को उन लोगों को सुबह 5:30 पे फांसी दे दी गई। ये रिजल्ट हुआ। अब वो देख के आश्चर्य होगा कि जिस नक्षत्र में उन्होंने ये क्राइम किया था उस दिन, जिस दिन उनको फांसी हुई उस दिन वही नक्षत्र है। अच्छा। और शनि उस नक्षत्र में ट्रांजिट करता हुआ आ गया।
तो आपको देख के लगेगा कि शनि जब आया वहां पे जो क्राइम घटना हुई थी उसमें आकर के उसने जस्टिस कर दी, उन्होंने हत्या करी तो इनको भी मतलब 8 साल बाद 8 साल बाद शनि जब उसी नक्षत्र में आया तो उनको फांसी की सजा हो गई, उनको न्याय मिला। ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं पे ये एक कर्म का एक पैटर्न चल रहा है जो आपको आगे कभी भी बार बार जीवन में आएंगी। एक और घटना मैं आपको बोलता हूँ, आजकल तो इतने जो फर्जी चल रहा है ज्ञान ज्योतिष के अंदर भी, तो उसमें लोग कुछ भी बता रहे हैं। कभी पीछे एक घटना लास्ट ईयर की है या लास्ट ईयर की बात है, जनवरी या फरवरी का मंथ होगा, तो उस समय शनि मंगल कुंभ राशि में आ गए एक साथ। तो सारे जाग गए लोग कि अब धरती फट जाएगी, ब्रह्मांड रसातल में चला जाएगा, ऐसे पॉडकास्ट आने लगे। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये 30 साल पहले भी हुआ होगा, तो उस समय क्या घटनाएं हुई थी ये ट्रांजिट। तो मैंने देखा कि 1995 के आसपास शनि कुंभ राशि में था। तो मैंने पीछे देखा, लेकिन मंगल मुझे उस नक्षत्र में नहीं मिला, तो मैं 30 साल और पीछे गया। अच्छा। तो मैंने देखा 1963 के आसपास या 62 के आसपास शनि कुंभ राशि में था और मंगल भी उसी नक्षत्र पूर्वा भाद्रा में था। तो मैंने गूगल किया कि कोई विशेष घटनाएं हुई हों उस साल में, कोई कलामिटी हुई हो, कोई नुकसान हुआ हो लोगों को। तो एक जो बड़ी स्टनिंग चीज एकदम से मुझे दिखाई थी जिसे मैं रिलेट कर पाया, जो मुझे याद है, उस समय उस साल में देखा कि वीर सावरकर की मृत्यु हुई थी उसी साल में। अच्छा। ठीक है। उनका जन्म भी कुंभ राशि में और उनका कनेक्शन पूर्वा भाद्रा नक्षत्र से था। ठीक है। तो ठीक 60 साल के बाद जब वही पुनरावृत्ति होती है, शनि और मंगल सेम उसी नक्षत्र में आते हैं, तो 60 साल के बाद अभी कितना सारा कांग्रेसी लोग सावरकर के बारे में उल्टा सीधा जो गलत बोल रहे हैं जी। तो उनके ऊपर एक मूवी बनी 60 साल के बाद। वो व्यक्ति जो जीवित नहीं है उसी टाइम पे जब वो वापस शनि जब समय उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय की जो उनकी जो कुंडली से जुड़े हुए जो नक्षत्र हैं उनमें जब शनि आता है और मंगल आता है, वो स्थिति बनती है, तो उसी साल में उनके ऊपर एक मूवी बनी। और वो इतने मतलब 60 साल के बाद उनके जीवन से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं आम आदमी के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम ये चीज कोइंसिडेंस या जो भी है ये, तो मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला। मुझे लग रहा है शायद दर्शकों को भी ये पहली बार सुनने में आ रहा होगा। ये बड़ा विचित्र है क्योंकि ये अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति जीवित नहीं रहा है उसके बयाने के बाद भी वो कर्म जो है रेजोनेट करता रहता है। ये शनि दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये एक अच्छे और बुरे सेंस में भी अगर आप देखें, जैसे हमने जो भी कोई जैसे न्याय करता जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था शनि क्या न्याय करता है, तो आप ज्यादातर देखेंगे जो भी कर्म करते हैं कुछ विशेष राशियों में शनि आने के बाद, जिसे हम 4.5 कहते हैं, उस समय वो आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। जो भी आपकी विचारधारा, जो भी कर्म आपने किए, अच्छे किए तो रिवॉर्ड है, बुरे में पनिशमेंट है। अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का जन्म हुआ और 12 जनवरी 1863 को सोमवार का दिन था। ठीक है। उनका जन्म हुआ स्वामी जी का कोलकाता में। तो ये कुंडली अगर आप डालेंगे, जो बड़ी फेमस कुंडली है स्वामी जी की, धनु लग्न की कुंडली बनाई जाती है। उनके लग्न में सूर्य वर्गोत्तम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म नक्षत्र जो इसे कहेंगे चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था और शनि भी हस्त नक्षत्र में था। अच्छा। जैसा कि ज्यादातर सारे आध्यात्मिक लोगों की कुंडली में देखा है कि जिसे 7.5 बोलते हैं, तो जन्म ही उनका 7.5 में होता है। चंद्रमा शनि आज एक साथ कंजंक्ट हो, यही 7.5 है। जैसे श्री अरविंदो की भी कुंडली में दिखेगा आपको। ठीक है। तो जैसे ओशो की कुंडली में आपको दिखेगा चंद्रमा शनि कंजंक्ट है। अच्छा। एक साथ है। तो इसको हम कह सकते हैं उनका जन्म शनि की 7.5 में ही हुआ। तो स्वामी जी की जब जन्म हुआ तो चंद्रमा और शनि दोनों हस्त नक्षत्र में थे उनकी कुंडली में। तो स्वामी जी की बहुत ही छोटी लाइफ जीवन है, 39 ईयर्स ही वो रहे इस दुनिया में। अपने जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण जितने भी काम किए, किसी को उसके बारे में आइडिया नहीं था। स्वामी जी जो उनसे मिलता था प्रभावित होता था, पर नोबडी वाज अवेयर कि स्वामी विवेकानंद का क्या ज्ञान है और क्या उनकी समझ है। स्वामी जी को एक बहुत बड़ा जो मौका अमेरिका में स्पीच दी उन्होंने,
शिकागो में जाके, और वो स्पीच जो स्वामी जी ने दी अमेरिका में, उससे उनको वर्ल्ड फेम मिली। ओके। अगर हम उस दिन की भी कुंडली डालें, वो डेट थी 11 सितंबर 1893। स्वामी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863, और उन्होंने जो स्पीच दी उस समय करीब उनकी एज करीब 30 साल के रहे होंगे स्वामी जी, क्योंकि सैटर्न रिटर्न होता है 30वें साल पे। तो शनि जब वापस आया, शनि की 7.5 थी, तो स्वामी जी को एक मंच मिला अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी और वो वर्ल्ड फेमस हो गए। तो यानी कि उनके कर्मों का फल शनि ने वहां पे आके दिया, जो भी उन्होंने किया था। ये एक एग्जाम्पल पॉजिटिव मिलता है। निगेटिव में भी देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ। इंदिरा गांधी ने पॉलिटिक्स के अंदर बहुत से गलत काम भी किए होंगे, तो उनके जन्म नक्षत्र के अंदर उनकी मृत्यु भी हुई उत्तराषाढ़ा में ही। अच्छा, सेम नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में जन्मी, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। शनि का न्याय इतना सारा ज्ञान ओशो रजनीश के बारे में कहें, आज लोग बड़ा ओशो को इंटेलेक्चुअल, उसमें सब बहुत नाम है कि ओशो ने साहब 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी, ये सब ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान दिया। लेकिन अगर आप नक्षत्र के पैटर्न को देखें तो ओशो का जन्म धनु राशि में हुआ था और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ था। पूर्वाषाढ़ा धनु राशि। तो ओशो की जो मृत्यु हुई, ओशो का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 में ओशो का जन्म हुआ था, और जो ओशो की मृत्यु हुई वो उनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1990। ठीक है, 19 जनवरी 1990 ये उनका मृत्यु की डेट है। तो अगर आप देखेंगे तो शनि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जन्म नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहा था, यानी कि 7.5 में गए। ओके। तो जो भी आपने कर्म किए हैं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ था, जब शनि अश्लेषा से ट्रांजिट कर रहा था, गांधी को किसी ने शूट कर दिया उसी टाइम पे। तो इसका इंडिकेशन क्या है? उनके कुछ भी किए हुए बुरे कर्मों का ही परिणाम था ये, शनि ने उसी टाइम पे, क्योंकि गांधी के कुछ डिसीजन की वजह से लाखों लोग मरे। इससे मतलब नहीं है कि किसने मारा और कैसे मारा, ये शनि का ही न्याय कहूंगा मैं। कि अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में उनका जन्म हुआ था, और जब शनि उसी डिग्री पे उसी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा था तो उनको किसी ने आके शूट कर दिया। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। ये एग्जाम्पल्स मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होंगे, और बड़े रियल लाइफ हर जगह पे अगर ठीक से आप देखोगे तो बार बार दिखेगा, और यहाँ ही से आया कि शनि न्याय करता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये जो टॉपिक था शनि का न्याय, ये बहुत अद्भुत था, और मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। अच्छे कर्म करिए, बहुत अच्छे कर्म करिए, अदरवाइज न्याय शनि आपको देख रहा है, शनि आपको हमेशा देख रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।